हेलो नमस्कार, मैं हूं संतोष। क्या कभी आपने सोचा है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, चाहे वो 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो या फिर 2029 में, तो वो अपने पीछे कैसा भारत छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या वो एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां घुसपैठियों के लिए कोई जगह न हो, जहां भ्रष्टाचार का पैसा दीवारों के अंदर छिपा हुआ ना हो? दोस्तों, मोदी सरकार ने एक ऐसी छलनी तैयार कर ली है जिससे देश का एक एक अनवांटेड एलिमेंट बाहर फेंक दिया जाएगा। आज का एपिसोड बहुत खास है। आज हम बात करेंगे उस नए नोटिफिकेशन की जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। तो इससे पहले कि हम उस नोटिफिकेशन को समझे, हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। एक्चुअली दशकों से भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा एक चुनावी फुटबॉल बना रहा है। किसी ने इसे वोट बैंक बना लिया तो किसी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन अब समय बदल चुका है। बीजेपी शासित राज्यों में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो मॉडल अपनाया है, उसने एक ट्रेलर दिखा दिया है। जब यूपी में एसआईआर का काम शुरू हुआ तो रातों रात क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। जिलाधिकारियों को आदेश गया कि पहचान करो और डिपोर्ट करो। इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग सालों से सरकारी जमीनों, तालाबों के किनारे या फिर रामलीला मैदानों में अवैध रूप से बसे थे, वो 2-3 दिन के अंदर ही गायब हो गए। यहां पर सवाल यह है कि जो सालों से वहां पर रह रहे थे, उस जगह को कैप्चर किया हुआ था, वो कहां चले गए? क्या वो बंगाल भाग गए? क्या वो तमिलनाडु या केरल चले गए? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि वो गए तो गए कहां। लेकिन केंद्र सरकार जानती है कि जब तक पूरे देश में एक साथ कार्रवाई नहीं होगी, ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि यूपी में एसआईआर शुरू हुआ तो हम बंगाल भाग गए, बंगाल में शुरू हुआ तो केरला और केरल से बिहार। इसीलिए मोदी सरकार ने 2029 के चुनाव से पहले भारत की पूरी सफाई का संकल्प लिया है। इसीलिए मोदी सरकार ने 2029 के चुनाव से पहले भारत की पूरी सफाई का संकल्प लिया है। सरकार घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का ऐसा बंदोबस्त कर रखी है कि उसके कल्पना से भी मीलों दूर है। सरकार अब कह रही है कि अब बचकर दिखाओ। एक पतली वाली चलनी लेकर बैठी है साफ करने के लिए। अब आते हैं उस मुख्य मुद्दे पर जिसने सबको चौंका दिया है। हम सब जानते हैं कि 2021 की जनगणना कोरोना की वजह से टल गई थी। अब सरकार ने 2027 का लक्ष्य रखा है। अब विपक्ष चिल्ला रहा है कि जातीय जनगणना करो, लेकिन सरकार ने जो रास्ता चुना है वो विपक्ष की सोच से बहुत आगे है। सरकार ने जनगणना को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले चरण में इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वे होगा। सरकार पहले आपके घर की गिनती नहीं करेगी, बल्कि आपके घर के एक एक ईंट पत्थर का हिसाब लेगी। आज के नोटिफिकेशन के मुताबिक यह सर्वे इतना बारीक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें 33 ऐसे पॉइंट शामिल हैं जो आपके जीवन का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। भवन संख्या, आपका मकान नंबर क्या है, कितने फ्लोर हैं, कितने कमरे हैं, आपका नंबर तो लेगा ही। आपके घर में कितने फ्लोर हैं, 1 2 3 4 5 10, कितने बनवा कर रखे हैं आपने, कितने कमरे हैं, उसमें सब कुछ बताना होगा आपको। दीवार और छत का मटेरियल क्या है, आपने घर में कौन सा पेंट करवाया है, महंगा एशियन पेंट या फिर चूने की पुताई। मतलब आपने छत में क्या लगा रखा है, यहां तक सोचिए। सरकार जानने को तैयार है और आपको बताना पड़ेगा कौन सा पेंट करवाया है आपने। आपने पेंट पर 1 लाख रुपया खर्चा किया है कि 5 लाख रुपया खर्चा किया है, ये भी चेक करेगी। एशियन पेंट से आपने करवाया है या फिर 100 रुपए का चूना का पुताई कर दिया है आपने, या फिर 1 लाख रुपए का एशियन पेंट लगाया है, सब कुछ सरकार जानेगी। अब छत पर पीओपी है या फिर सीमेंट लगवा दिया है, सब जानेगी। फर्श की सामग्री क्या है, क्या आपके घर में राजस्थानी मार्बल है, इटालियन पत्थर है या सिर्फ गोबर से लिपाई की गई है, सब कुछ बताना होगा अब आपको। सोचिए, सरकार ये सब क्यों पूछ रही है। एक आम आदमी जो कहता है कि वो गरीब है, लेकिन उसके घर में इटालियन मार्बल लगा हुआ होता है, क्या उसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी? ये सीधा हमला है उस बेनामी पैसे पर जो भ्रष्टाचार से कमाकर दीवारों और छतों में चून दिए गए हैं। इस नए सिस्टम में सिर्फ मकान की बनावट ही नहीं, आपके रहन सहन का भी हिसाब होगा। शौचालय, आपके घर में कितने शौचालय हैं वो भी बताइए। आपने 10 फ्लोर बनाकर रखा है तो कितना शौचालय है। और ऐसे भी शौचालय पूछने का मतलब ही होता है कि आप, ऐसा तो है नहीं कि एक ही फ्लोर पे 10 बनाएंगे। अगर आप 5 शौचालय लिखते हैं, इसका मतलब हर कोई समझ जाएगा कि आपका कम से कम 3 से 4 फ्लोर तो होगा ही। वो वेस्टर्न है या फिर इंडियन, ये भी बताइए।
क्या वो केजरीवाल के शीश महल जैसा आलीशान है या फिर कोई साधारण है? सब कुछ बताना होगा आपको। ईंधन और गैजेट्स, आप खाना किस पर पकाते हैं? लकड़ी पर पकाते हैं या फिर एलपीजी पर? आपके पास कितने मोबाइल हैं, कितने लैपटॉप हैं? आप वाहन जो है आपके पास वो कौन सा है? साइकिल है, स्कूटर है या फिर कार है? और अगर कार है तो कौन सा मॉडल है? अब आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि सरकार को यह सब जानकर क्या मिलेगा। तो सरकार का तर्क है कि इससे योजनाएं बनाने में आसानी होगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी समझ लीजिए। अगर आपके पास 5-7 स्मार्टफोन है, घर में कार खड़ी है और आप सरकारी सब्सिडी या फिर फ्री राशन ले रहे हैं, तो आप तुरंत रडार पर आ जाएंगे। डिजिटल टैपिंग और जियो टैगिंग, इस बार सरकार 12,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है, कर रही है। सरकारी टैब लेकर आएंगे आपके घर पर, लेकिन उससे पहले 15 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा सेल्फ फीडिंग के लिए। आप खुद अपनी जानकारी भरेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, और जब सरकारी कर्मचारी वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो जियो टैगिंग के जरिए आपकी लोकेशन लॉक हो जाएगी। कोई हेरा फेरी संभव नहीं है, आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। अगर आप खुद गलत इंफॉर्मेशन भरेंगे तो भी फंसेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि आपने इंफॉर्मेशन दिया कि आपके पास 2 कमरे का मकान है, लेकिन जब आपके पास सरकारी कर्मचारी पहुंचता है तो जब वो आपके घर का फोटो क्लिक करता है तो वो 5 तल्ले का केजरीवाल वाला आलीशान मकान निकलता है। और अगर आपने सही इंफॉर्मेशन डाली है तो आप तो वैसे भी नहीं बचेंगे अगर आप गलत हैं तो। असली खेल यहीं से शुरू होता है। विपक्षी दल सीए और एनआरसी के नाम पर डर फैलाते रह गए, लेकिन सरकार ने चुपचाप एसआईआर को हथियार बना लिया। सरकार कहा कि भैया आप फैलाते रहो सीए और एनआरसी का डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। नागरिकता जानना आपका अधिकार है, लेकिन तुरंत डिपोर्ट करना मुश्किल है। तो मोदी सरकार ने इस कानूनी अड़चन का तोड़ निकाल लिया। जब जनगणना के इस डेटा और एसआईआर के डेटा को आपस में मिलाया जाएगा, मतलब क्रॉस रेफरेंस लिया जाएगा, तब वो लोग छनकर बाहर आ जाएंगे जिनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जरा सोचिए ना कि देश में करीब 140 करोड़ लोग हैं। अगर इनमें से 5 करोड़ या फिर 10 करोड़ लोग ऐसे निकलते हैं जिनके पास न जमीन के कागजात हैं, न पुरानी वंशावली है, तो उनका क्या होगा? वो किसी गैराज में छुप जाएं या फिर किसी कोने में, लेकिन डिजिटल ग्रिड से नहीं बच पाएंगे। सरकार शायद इन्हें वोटिंग राइट्स से वंचित कर दे या फिर उनके लिए ग्रीन कार्ड जैसा कोई सिस्टम ले आए, जैसा कि वाजपेयी जी के समय में सोचा गया था। अब हमें यहाँ पर निष्पक्ष होकर एक बार सोचना होगा कि क्या भारत जैसे विशाल देश में, जहां करोड़ों लोग आज भी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास अपने जन्म का प्रमाण पत्र तक नहीं है, वहां से इतना बारीक डेटा इकट्ठा करना संभव है? इसी वजह से कुछ चुनौतियां हैं, और खासकर वहां जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है, जैसे कि बंगाल, तमिलनाडु। क्या वहां की सरकारें इस बात के लिए सहयोग करेंगी? अगर नहीं तो क्या केंद्र अनुच्छेद 356 मतलब राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल करेगा क्या? दूसरी चुनौतियां हैं कि क्या 12,000 करोड़ के गैजेट्स और ये भारी भरकम मशीनरी भ्रष्टाचार से मुक्त रह पाएंगी? तीसरा, एक नागरिक के घर के बाथरूम और दीवार के पेंट तक की जानकारी सरकार के पास होना, क्या यह उसकी निजता का हनन नहीं है? तो शायद नहीं, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं तो आपके एक एक रुपए की इनकम सरकार की नजर में होनी चाहिए, प्रोवाइडेड यू आर ऑनेस्ट। विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ लोगों को डराने और मुख्य मुद्दों मतलब बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान भटकाने का तरीका है। तो वहीं पर सरकार का दावा है कि विकसित भारत के लिए ट्रू डेटा होना जरूरी है, और यह सही भी है। अगर आप एक ईमानदार टैक्स पेयर हैं तो शायद आपको गर्व होगा कि अब चोर पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर आप एक ऐसे किसान हैं जिसके पास पुरखों की जमीन के कागजात नहीं है, तो आपके मन में डर बैठना स्वाभाविक है। सोचिए उस युवा के बारे में जो नौकरी की तलाश में है। सरकार कहती है कि जब हमारे पास सही डेटा होगा तो हम सही जगह स्किल्ड सेंटर खोल पाएंगे, लेकिन क्या डेटा मिल जाने से रातों रात नौकरियां पैदा हो जाएंगी? शायद नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा है। राजनीतिक रूप से यह मोदी सरकार का सबसे बड़ा जुआ, कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। 2029 के चुनाव से पहले जब सरकार यह डेटा पब्लिश करेगी तो वो देश को बताएगी, देखिए हमने इतने करोड़ घुसपैठियों को चिन्हित किया, हमने इतने करोड़ बेनामी संपत्तियों का पता लगाया। यह राष्ट्रवाद और सुशासन का एक ऐसा कॉकटेल होगा जिसका जवाब देना विपक्ष के लिए नामुमकिन हो जाएगा। जो पार्टियां घुसपैठियों का समर्थन करेंगी
वो जनता की नजर में देशद्रोही बन जाएगी और जो विरोध करेगी उन्हें विकास विरोधी करार दे दिया जाएगा। अंत में बात वही आती है कि मोदी है तो मुमकिन है। यह नारा आज चरितार्थ होता दिख रहा है। सरकार का इरादा साफ है, 2029 तक भारत की प्रोफाइलिंग पूरी कर लेना है। एक ऐसा डिजिटल रजिस्टर तैयार करना जहां हर भारतीय की औकात, उसकी संपत्ति और उसकी पहचान एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाए। लेकिन दोस्तों, एक नागरिक के तौर पर हमें यह भी पूछना चाहिए कि क्या यह सुरक्षा के लिए है या फिर कंट्रोल के लिए? क्या हम एक पारदर्शी समाज की ओर बढ़ रहे हैं या एक ऐसे समाज की ओर जहां सरकार हमारी रसोई के ईंधन और दीवार के रंग पर भी नजर रखेगी? सफाई जरूरी है, घुसपैठियों का बाहर जाना भी जरूरी है और भ्रष्टाचार का खात्मा होना तो अनिवार्य है। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? क्या हम अपनी आजादी और प्राइवेसी का बलिदान देने को तैयार हैं? मेरा आज का सवाल आपसे यही है, क्या आप सरकार के इस विस्तृत जनगणना और डेटा कलेक्शन के फैसले का समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे वाकई घुसपैठ और भ्रष्टाचार खत्म होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।